Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। मित्रों, आज हम हिंदी का मॉडल पेपर नंबर 54 हल करने वाले हैं। वीआईपी क्वेश्चन लिखा है मैंने, क्योंकि बिल्कुल क्वेश्चन एग्ज़ाम के लेवल बनाने की पूरी कोशिश की है। पैटर्न बिल्कुल रीट 2021 जैसा रहने वाला है आज के इस पेपर का। तो बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि एग्ज़ाम में आपके इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, ज़रूर देखिएगा साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, इसके पहले लगभग सुबह 6 बजे ही मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया था पर्यावरण का पेपर नंबर 3। पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन है उस पेपर में, लेवल 1 के लिए और लेवल 2 के लिए। लेवल 2 में ख़ास तौर पे एसएसटी वाले उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा जो अपलोड किया जा चुका है। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किस विकल्प में लिंग संबंधी अशुद्धि है? बाजार से एक अनारों को ले आना, हिमालय एक ऊंची पर्वत है, एक मोती की माला ले आइए और मैंने किताब नहीं पढ़ना है। तो साथियों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 में कौन सा विकल्प सही रहेगा, प्रश्न को समझ कर के आंसर देना है। ये टेस्ट ऐसा है, बिल्कुल समझ के आप आंसर दोगे तो सारे राइट कर सकते हो, लेकिन अगर आपने समझा नहीं प्रश्न को तो बिल्कुल आप आधे ही प्रश्न राइट कर पाओगे। यहाँ पर जो सही आंसर है साथियों वो रहेगा हिमालय एक ऊंची पर्वत है, क्योंकि क्या पूछा गया है, लिंग संबंधी अशुद्धि पूछी गई है। देखिए, जो पहला विकल्प है वो कह रहा है बाजार से एक अनारों को ले आना। तो एक अनारों, ठीक है, एक तो मतलब एक वचन में रहेगा, अनारों शब्द क्या है, बहुवचन में। तो ये तो वचन संबंधी अशुद्धि है प्रथम विकल्प में। जबकि दूसरे विकल्प को हम देखें तो दूसरा विकल्प कह रहा है हिमालय एक ऊंची पर्वत है। तो साथियों, हिमालय क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है। अब यहाँ पर ऊंची पर्वत, ऊंची थोड़ी है, ऊंचा पर्वत है ये, ठीक है। तो इसलिए इसमें लिंग संबंधी अशुद्धि है और यही आपका राइट आंसर है। बाकी जो तीसरा विकल्प है, एक मोती की माला ले आइए, तो एक मोती की माला थोड़ी होती है, मोती की एक माला होती है। तो इसमें पदक्रम संबंधी अशुद्धि है। और जो मैंने किताब नहीं पढ़ना है, तो मैंने किताब नहीं पढ़ना है, क्या ये वाक्य शुद्ध है? नहीं है। लेकिन इसमें जो अशुद्धि है वो रहेगी आपके सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। तो ये चौथा, तीसरा, पहला विकल्प यहाँ पर लिंग संबंधी अशुद्धि में नहीं आएगा, बल्कि दूसरा विकल्प ही आपके लिंग संबंधी अशुद्धि में आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। दूसरा क्वेश्चन आपके आता है, मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्यों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। वह तो ईद का तारा हो गया, उसकी मेहनत पर पानी गिर गया, सीता ने तो नाक में दम कर दिया, उसकी नादानी से मेरी सांस में दम आ गया। तो साथियों, यहाँ पर सही विकल्प का आपको चयन करना है मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्यों में से। मैंने कहा था क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे और सटीक क्वेश्चन मिलने वाले हैं आज आपको। तो यहाँ पर देखिएगा, सही विकल्प बताना है मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्य का। तो पहला विकल्प एक बार आप बता दीजिए, फिर हम चर्चा करेंगे। इसका जो सही आंसर है वो रहेगा साथियों तीसरा विकल्प। कैसे? क्योंकि पहला विकल्प कह रहा है वह तो ईद का तारा हो गया, तो ईद का तारा थोड़ी होता है, ईद का चांद होता है। तो ये शब्द, ये फिर मुहावरा गलत है। उसकी मेहनत पर पानी गिर गया, पानी गिर गया नहीं होता है, पानी फिर गया होता है, ये भी गलत हो गया। सीता ने तो नाक में दम कर दिया, बिल्कुल ये शुद्ध है। और यहाँ पर जो चौथा है, उसकी नादानी से मेरी सांस में दम आ गया, तो नादानी से सांस में दम थोड़ी आता है साथियों, इसलिए ये भी गलत हो जाता है। ओनली थर्ड विकल्प ही यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में सही रहेगा। अच्छे से समझ में आया ये प्रश्न भी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो चलिए आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 3 है, जहाँ एक वाक्य मुख्य हो और दूसरा कोई वाक्य उपवाक्य के रूप में आश्रित हो, उसे कहा जाता है साधारण वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। क्या कहा जाता है साथियों? तीसरे क्वेश्चन का भी आपको सही आंसर बताना है। आराम से इस क्वेश्चन का आंसर आप सही दे सकते हो अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो। मित्रों, तीसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, बताइए, जल्दी बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा मिश्र वाक्य, तीसरा विकल्प। कैसे? कि एक वाक्य तो मुख्य होता है मिश्र वाक्य में, और दूसरा कोई उपवाक्य होता है जो कि आश्रित होता है, ठीक है। ऐसे वाक्यों को कहा जाता है मिश्र वाक्य। क्या कहा जाता है? मिश्र वाक्य कहा जाता है साथियों। तीसरा विकल्प सही है प्रश्न 3 में। मिश्र वाक्य के भी 3 भेद होते हैं, संज्ञा आश्रित मिश्र वाक्य,
विशेषण आश्रित मिश्र वाक्य, और एक और होता है साथियों क्रिया विशेषण आश्रित मिश्र वाक्य। यहाँ पर आपका थर्ड विकल्प सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो चलिए आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है चौथा, धूप में बाल सुखाना मुहावरे का अर्थ है चालाकी भरा काम करना, अनुभवहीन होना, बहुत अनुभवी होना और विषम परिस्थितियों से गुजरना। तो आपने सुन रखा होगा ये मुहावरा, धूप में बाल सुखाना, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो बहुत ही अच्छा क्या मतलब घुमाने वाला आंसर है। तो एक बार इसका सोच समझकर आंसर दीजिएगा साथियों, इम्पोर्टेंट है ये मुहावरा। देखिए प्रश्न संख्या 4 में सही विकल्प आपका रहेगा अनुभवहीन होना। अगर आप सोच रहे हो बहुत अनुभवी होना तो ये गलत है। धूप में तो ऑटोमेटिक बाल सूखते ही है, स्वाभाविक सी चीज़ है। तो यहाँ पर बुद्धि का प्रयोग नहीं किया जाना। एक तरह से यूँ कहा जाता है कि धूप में बाल सूखा गया क्या, मतलब अनुभवहीन है क्या, कुछ पता ही नहीं है। तो साथियों यहाँ दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। चौथे क्वेश्चन में सेकंड विकल्प। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, इनमें से सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनी है। सुंदर से सौंदर्य, सर्व से सर्वस्व, खेलना से खेलता और मानव से मानवता। तो बताइएगा कौन से विकल्प में सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है। पांचवें क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा सभी। तो जल्दी जल्दी इसका आंसर भी बता दीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम दे देता हूं मैं। तो एग्जाम में तो क्या होता है, इस क्वेश्चन के लिए मात्र 5 सेकंड की ज़रूरत होती है साथियों। इसका राइट आंसर रहेगा आपका दूसरा विकल्प, सर्व से सर्वस्व। सर्व एक सर्वनाम शब्द है जिसमें स्व लगने से यहाँ पर शब्द बनता है सर्वस्व, जो कि भाववाचक संज्ञा बन जाता है। तो ये सर्वनाम से भाववाचक बना है। बाकी जो सुंदर शब्द है, सुंदर एक विशेषण शब्द है, और सौंदर्य जो शब्द है ये भाववाचक बना है लेकिन विशेषण से बना है ये, तो इसलिए ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। खेलना एक क्रिया है तो ये भी सर्वनाम नहीं है। मानव एक जातिवाचक शब्द है जिससे मानवता शब्द भाववाचक बना है, लेकिन ये जातिवाचक से भाववाचक बना है। तो इसलिए यहाँ ओनली दूसरा ही विकल्प आपका सही रहेगा साथियों, प्रश्न संख्या 5 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो प्रश्न संख्या 6 ये देखिएगा, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होता है। प्रणाली, लिखना, बहस और शिक्षा। बताइएगा कौन सा विकल्प ऐसा है जिसमें आपको दिख रहा है कि यार ये शब्द पुल्लिंग है और बाकी सारे ही स्त्रीलिंग है। मतलब 3 विकल्प तो यहाँ पर आपको स्त्रीलिंग के मिलेंगे और एक विकल्प मिलेगा आपको पुल्लिंग का। तो उस पुल्लिंग वाले विकल्प को आपको चुनना है साथियों। बताइएगा छठे क्वेश्चन में सही आंसर। तो इसमें जो राइट आंसर है वो रहेगा लिखना, दूसरा विकल्प। कैसे, प्रणाली, प्रणाली एक स्त्रीलिंग शब्द है जिसे प्रणाली अच्छी होती है तो स्त्रीलिंग। शिक्षा अच्छी होती है स्त्रीलिंग। बहस अच्छी होती है स्त्रीलिंग। ये तीनों शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। लेकिन लिखना अच्छा होता है या अच्छी होती है, तो साथियों लिखना अच्छा होता है, लेकिन अगर इसमें आप आवट प्रत्यय लगा देते हो लिखना में तो शब्द क्या बन जाता है, लिखावट। फिर लिखावट स्त्रीलिंग बन जाएगा, लेकिन लिखना शब्द क्या है, पुल्लिंग है साथियों। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 6 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 की ओर। तो चलिए 7वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, इनमें से कौन से युग्म में सही विकल्प है। शिक्षा का शिक्षाएं, सवाल का सवालें, मूल्य का मूल्यों और अनेक का अनेकों। मतलब यहाँ पर वचन संबंधी प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, कि भाई सही रूप यहाँ पर वचन का किस विकल्प में दिया हुआ है। देखिएगा जो अनेक शब्द है ये पहले ही बहुवचन, अनेक शब्द हमेशा बहुवचन में आता है और अनेक का अनेकों नहीं होगा साथियों। इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा मूल्य का मूल्यों। मूल्य एक एकवचन शब्द है जिसका बहुवचन बनता है मूल्यों। सवाल का सवाले नहीं होता है साथियों, ठीक है, सवाल एक वचन है लेकिन सवाले, सवाले शब्द क्या है, गलत है, शब्द ही गलत है ये तो। और शिक्षा, शिक्षा का शिक्षाएं नहीं होता है, इसलिए यहाँ आपका जो थर्ड विकल्प है वो सही रहेगा प्रश्न संख्या 7 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 की ओर। 8वां क्वेश्चन, वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेंगे। नॉर्मली क्वेश्चन नहीं है बनाने में, बहुत ज़्यादा दिमाग का यूज़ करना पड़ा, बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा साथियों।
वह शब्द बताइए जिसमें दो उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। निर्विरोध, निरंकुश, स्वागत और प्रत्याभिज्ञान। प्रत्याभिज्ञान लिखा था मैंने, है ना, प्रत्याभिज्ञान। यहाँ पर थोड़ा सा ये में तो एक मात्रा लगाना मिस टाइपिंग है साथियों, ठीक है, लेकिन आप इसको यूँ मान के चलिए कि मैंने यहाँ लिखा है प्रत्याभिज्ञान। तो बताइएगा कौन सा विकल्प है या कौन सा शब्द है जिसमें दो उपसर्ग नहीं लग रहे हैं। बताइए 8वें क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों वीडियो अच्छा लगता है तो यार एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा साथियों, क्योंकि आप शेयर नहीं करते हो, मुझे पता है इस चीज़ का। देखिए निर्विरोध में दो उपसर्ग है, निरंकुश, स्वागत, प्रत्याभिज्ञान, इनमें से सही जो आंसर है वो रहेगा निरंकुश। निर उपसर्ग है निरंकुश में, अंकुश यहाँ पर मूल शब्द है, ठीक है। अब स्वागत जो शब्द है, स्वागत में सु प्लस आ प्लस गत, मतलब इसमें सु उपसर्ग भी लगा हुआ है और आ उपसर्ग भी लगा हुआ है। मूल शब्द है साथियों इसमें गत, तो इसमें भी दो उपसर्ग है। जो प्रत्याभिज्ञान शब्द है इसमें प्रति प्लस अभि प्लस ज्ञान, प्रत्याभिज्ञान। यहाँ पर जो चौथा विकल्प है इसमें भी दो उपसर्ग है, लेकिन साथियों जो निरंकुश शब्द है इसमें सिर्फ एक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसमें निर और वी उपसर्ग है, ठीक है। सेकंड विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है प्रश्न संख्या 8 में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 पर। 9वां क्वेश्चन देखेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 9 आपके आता है, आदमी की वैज्ञानिक और मौलिक बुलंदियों के साथ उसके सफ़र में कुछ मुलायम सरीका साथ दे रहा है। वाक्य काल की दृष्टि से है, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, आसन्न वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल। बताइएगा प्रश्न संख्या 9 में सही आंसर कौन सा रहेगा साथियों। देखिए अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो, बिल्कुल मैं संशोधन, उसमें त्रुटि संशोधन अगर बाय चांस होना है तो फिर मैं उसी दिन मतलब 2 या 3 घंटे के अंदर अंदर कमेंट करके नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करके उसको पिन कर देता हूं, तो ऊपर ऊपर आपको वो कमेंट मिल जाता है। जैसे कल एक प्रश्न में मिस्टेक हुई थी तो बिल्कुल मैंने उसके लिए लिख दिया था साथियों। यहाँ पर जो राइट आंसर है उसका चुनाव कीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा साथियों अपूर्ण वर्तमान काल। कैसा रहेगा? अपूर्ण वर्तमान काल, क्योंकि पूर्ण वर्तमान काल का मतलब क्या हुआ, क्रिया पूरी हो गई, तो क्रिया पूरी नहीं हुई है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सरिका साथ दे रहा है, वर्तमान में भी दे रहा है, पूरा कहाँ हुआ, इसलिए अपूर्ण वर्तमान काल रहेगा। आसन्न वर्तमान काल जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। यहाँ पर सामान्य वर्तमान काल सही नहीं है क्योंकि क्रिया वर्तमान में भी जारी है। चौथा विकल्प आपका सही है 9वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। तो चलिए 10वां क्वेश्चन। आज हमारे सामने यह सवाल है कि धर्म बड़ा है या राष्ट्र। वाक्य में कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? ऊपर जो वाक्य दिया हुआ है इसमें आपको बताना है। कोई भी विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, समाप्ति सूचक विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, प्रश्नवाचक विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है या पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। बताइए 10वें क्वेश्चन में सही विकल्प आपका कौन सा रहेगा साथियों। तो 10वें क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर है वो रहेगा मित्रों, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, क्योंकि प्रश्नवाचक यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है वाक्य के बाद में। आज हमारे सामने ये सवाल है कि धर्म बड़ा है या राष्ट्र, तो मतलब यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है, इसलिए इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है बाद में। तो थर्ड विकल्प आपके 10वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 की ओर। 11वां क्वेश्चन। बालकों की वर्तनी संबंधी कठिनाइयों का पता लगाने के बाद आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण किया जाना चाहिए, निदानात्मक शिक्षण किया जाना चाहिए, निष्पत्ति परीक्षण किया जाना चाहिए और मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर 11वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है शिक्षण विधियों की दृष्टि से। बताइएगा प्रश्न संख्या 11 में कौन सा विकल्प आपके बिल्कुल सही रहेगा साथियों। तो 11वां क्वेश्चन जो है उसमें आपका राइट आंसर आता है उपचारात्मक शिक्षण, प्रथम विकल्प। क्यों? क्योंकि वर्तनी संबंधी कठिनाइयों का तो आपको पता है कि बालक में कठिनाइयाँ या फिर कमजोर किस क्षेत्र में है, वो
वर्तनी संबंधी उसके दिक्कत आ रही है उस चीज़ में, तो पता तो लगाने के बाद की बात की जा रही है। बाद में क्या करोगे, तो बाद में हम करेंगे उपचारात्मक शिक्षण, उनकी जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए। निदानात्मक निष्पत्ति और मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। प्रथम विकल्प 11वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 पे आएंगे साथियों। 12वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ये देखिएगा प्रश्न संख्या 12 को। संकल्पनात्मक मूल्यांकन का अर्थ लिया जाता है कक्षा में प्रवेश के समय लिया जाने वाला मूल्यांकन, प्रत्येक इकाई के पश्चात किया जाने वाला मूल्यांकन, सत्र के अंत में ग्रेड प्रदान करना और उपयुक्त सभी। तो देखिएगा जो संकल्पनात्मक मूल्यांकन है उसका अर्थ दिए गए विकल्पों में से किससे लिया जाएगा। 12वें क्वेश्चन में सही विकल्प बताइएगा। ईमानदारी से कमेंट करके जाइएगा, लास्ट में जितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं बिल्कुल ईमानदारी से। तो 12वें क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा थर्ड विकल्प, सत्र के अंत में ग्रेड प्रदान इसमें किए जाते हैं। जो संकल्पनात्मक मूल्यांकन है इसको ही योगात्मक मूल्यांकन कहा जाता है साथियों, जो कि सत्र के अंत में एग्जाम के माध्यम से लिए जाता है और इसमें ही अंक या ग्रेड प्रदान किया जाता है। जो रचनात्मक मूल्यांकन है वो तो सत्र में ही चलता रहता है, इसलिए यहाँ ओनली थर्ड विकल्प ही सही रहेगा प्रश्न 12 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं। कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि क्वेश्चन आपको कैसे लगे। प्रश्न नंबर 13 है, तीखा सूरज पानी की याद दिला देता है। वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। तीखा सूरज पानी याद दिला देता है, ये 4 विकल्प है। इनमें से उस विकल्प का चयन कीजिए, चुनाव कीजिए जो आपको उद्देश्य का विस्तार दिखता है। बताइए प्रश्न संख्या 13 में कौन सा विकल्प आपके बिल्कुल सही आंसर है। तो 13वां क्वेश्चन राइट आंसर इसका आता है प्रथम विकल्प तीखा। कैसे, क्योंकि उद्देश्य का विस्तार पूछा जा रहा है। उद्देश्य का मतलब किससे लिया जाता है साथियों, कर्ता से लिया जाता है। और कर्ता कौन है यहाँ कि जिसके बारे में बात की जाती है, तो कर्ता है सूरज। तो कर्ता के बारे में जो पहले जो भी बोला जाता है वही कर्ता का विस्तार या उद्देश्य का विस्तार कहलाता है। तो सूरज के बारे में तीखा, भाई सूरज कैसा है, तीखा है। विकल्प नंबर 1 सही है आपके प्रश्न संख्या 13 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 की ओर। तो साथियों प्रश्न नंबर 14 आपसे पूछ रहा है, इनमें से संयुक्त व्यंजन नहीं है। श्रेय, ज्ञेय, किशेय और प्रय। यहाँ पर इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, प्रश्न नंबर 14 में सही विकल्प का चुनाव करना है। देखिए संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 मानी जाती है मूल रूप से। श्रेय उसमें आ जाता है, ज्ञेय उसमें आ जाता है, किशेय उसमें आ जाता है, लेकिन प्रय उसमें नहीं आता है साथियों। ठीक है, उसमें प्रय नहीं आता है, इसलिए आपका जो चौथा विकल्प है वही आपका सही आंसर रहेगा। ये जो संयुक्त व्यंजन है इसमें जो चौथा व्यंजन होता है वो होता है त्रय। अब इन चारों का निर्माण मैं बता देता हूँ। श्रेय का निर्माण होता है शे प्लस रे से, ज्ञेय का निर्माण होता है जे प्लस ये से, किशेय का निर्माण होता है के प्लस शे से, और त्रय का निर्माण होता है त प्लस रे से। विकल्प नंबर 4 सही है 14वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आता है आपके प्रश्न नंबर 15। तो मित्रों 15वां क्वेश्चन अ उपसर्ग युक्त शब्द है। अ उपसर्ग युक्त शब्द आपको बताना है। अपने, अध्यापक, अन्यायी और अर्पण, इनमें से किस विकल्प में अ उपसर्ग सही रूप से लगा हुआ है। देखिए अपने, अपने तो अपने होते हैं, यहाँ पर अपने में अ उपसर्ग नहीं है। अध्यापक, अध्यापक में अधि उपसर्ग है साथियों। अर्पण, अर्पण में भी अ उपसर्ग नहीं है। लेकिन अन्याय की अगर हम बात करें तो अन्याय में मूल शब्द यहाँ पर न्यायी है, नी प्लस आई है मूल शब्द तो वैसे तो है ना, लेकिन इसमें अ उपसर्ग लगा हुआ है। अ प्लस न्याय बराबर शब्द क्या बनेगा, अन्यायी। थर्ड विकल्प आपके 15वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 16। तो साथियों 16वें क्वेश्चन को देखेंगे। भाषा सीखी जाती है, अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है, सामाजिक व्यवहार के माध्यम से सीखी जाती है, अभ्यास के माध्यम से सीखी जाती है और बुद्धि के माध्यम से सीखी जाती है। अब यहाँ पर क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों हो जाओगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि यार इसमें कितने विकल्प सही है और मैं किस विकल्प का चुनाव करूं। एग्जामिनर बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न लाकर आपको घुमाने वाला है एग्जाम में, इस बात की तो मैं गारंटी दे देता हूं। देखिए इस प्रश्न में एक बार आप सही विकल्प का चयन कर लीजिए, फिर इसके बारे में अच्छे से विस्तार से बात करेंगे। साथियों प्रश्न संख्या 16 में राइट आंसर है प्रथम विकल्प, अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। भाषा हमेशा ही अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है, लेकिन
अभ्यास के माध्यम से भी भाषा को सीखा जाता है और सामाजिक व्यवहार के माध्यम से भी भाषा को सीखा जाता है। सेकंड विकल्प भी सही है, थर्ड भी सही है, लेकिन फर्स्ट चॉइस क्या रहेगी? अनुकरण के माध्यम से। बाकी एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर आ जाता है, आप बिल्कुल अनुकरण के माध्यम से करके आना। दूसरा तीसरा विकल्प भी आपको गलत नहीं माना जाएगा आपके। तो यहाँ प्रथम विकल्प हम मानेंगे, वैसे दूसरा तीसरा गलत नहीं है, इसको बिल्कुल सही मानना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 देखेंगे साथियों, 17वां क्वेश्चन। अब आप कहोगे कि सर आप तो इस परीक्षा में मतलब इस पेपर में वस्तुनिष्ठता ही नहीं रख रहे हो, मतलब एक क्वेश्चन का एक आंसर ही नहीं रख रहे हो, तो मैं कहाँ से रखूँ? खुद आरबीएससी आपके साथ ऐसा करने वाली है, इसलिए आप तैयार हो जाइए इस चीज़ के लिए। 17वां क्वेश्चन है, परीक्षा का क्षेत्र मूल्यांकन से विस्तृत है, सीमित है, समान है और असंबद्ध है। तो साथियों परीक्षा और मूल्यांकन, परीक्षा का मतलब मापन से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? मापन से लिया जाता है। तो एक क्षेत्र होता है मूल्यांकन और एक क्षेत्र होता है मापन। मूल्यांकन एक विस्तृत भाग है और मापन उसका एक अंग है। मतलब परीक्षा का जो क्षेत्र है वो मूल्यांकन से कैसा होता है? सीमित होता है। सेकंड विकल्प आपके 17वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 को देखेंगे। तो आपके 18वां क्वेश्चन मित्रों, छात्रों में दैनिक कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है। आंतरिक मूल्यांकन के रूप में, बाह्य मूल्यांकन के रूप में, सतत मूल्यांकन के रूप में और परीक्षा के रूप में। तो दैनिक कार्य, दैनिक मतलब रोजाना की बात की जा रही है यहाँ पर। रोजाना जो छात्र कार्य करते हैं उसका मूल्यांकन किस रूप में किया जाता है? 18वें क्वेश्चन का आपको सही आंसर बताना है। तो बताइए 18वें क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही रहेगा? साथियों 18वें क्वेश्चन में जो सही आंसर है, छात्रों में दैनिक कार्यों का मूल्यांकन सतत मूल्यांकन के रूप में, सतत मतलब लगातार चलने वाले मूल्यांकन के रूप में किया जाता है। आपका थर्ड विकल्प प्रश्न नंबर 18 में बिल्कुल सही है। ईमानदारी से कमेंट करके जाना। मैं वापस कह रहा हूँ, आज का पेपर स्पेशल था ये, इसको शेयर करना नहीं भूले साथियों, प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिए। आज प्रश्न नंबर 19 को देखेंगे। 19वां क्वेश्चन, इनमें से दृश्य श्रव्य साधन कौन सा है? दृश्य श्रव्य साधन आपको बताना है। देखिए 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। अब यहाँ पर प्रथम विकल्प आपसे क्या पूछ रहा है? प्रतिकृति, आकाशवाणी, दूरदर्शन और रेखाचित्र। तो श्रव्य दृश्य साधन जिसमें दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। प्रतिकृति एक दृश्य साधन है, आकाशवाणी एक श्रव्य साधन है, रेखाचित्र एक दृश्य साधन है। लेकिन जो दूरदर्शन है ये दृश्य श्रव्य साधन है साथियों। थर्ड विकल्प आपका सही रहेगा, जिसमें दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। 20 ही क्वेश्चन बना पाया हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि अगली बार ऐसा ही पेपर बने, बिल्कुल ऐसा क्या और इससे भी अच्छा पेपर बने, और पूरे 30 क्वेश्चन बनाऊँ। तो साथियों अंतिम और 20वां क्वेश्चन, इसके पहले जो वीडियो डाला था पर्यावरण का उसको ज़रूर देख लीजिए। इनमें से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है? अच्छा शिक्षण क्रिया आधारित होता है, अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक होता है, अच्छा शिक्षण निश्चित उद्देश्य युक्त होता है और अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता है। तो 20वें क्वेश्चन का विकल्प कौन सा सही है? देखिए चौथा विकल्प सही है, मूल्य आधारित नहीं होता, ये गलत है। ये अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं मानी जाएगी, क्योंकि मूल्य आधारित होता है अच्छा शिक्षण, तो बाकी क्रिया आधारित, लोकतांत्रिक और उद्देश्य युक्त होता है। तो चौथा विकल्प 20वें क्वेश्चन में सही है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए। शेयर करना नहीं भूले इस वीडियो को प्लीज़, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।